नमस्कार। कितनी जबरदस्त इस हाउस में एनर्जी है, वो इधर घुसते ही लगता है, फील होता है। आप लोगों को मालूम होगा वी-मार्ट क्या करता है। तो हमारी रिटेल की स्टोर्स हैं। आज की डेट में हम 300 के करीब शहर में हैं, 385 दुकानें चलती है। तो प्राइमरी हमारा है क्या, हम अल्टीमेटली दुकान चलाते हैं। इट इज़ द, और बहुत सारे लोग जानते होंगे दुकानदारी क्या होती है ना। हमारे घरों में दुकान किसको खुलाई दी जाती है, किसको बोलते हैं दुकान खोल लो? जब पढ़ने में जो कमजोर होता है उसको बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरे को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, तू एक दुकान खोल ले। जो बेवकूफ़ आदमी होता है वो दुकान खोलता है। इसका मतलब वो धंधा बहुत सिंपल है, वो व्यापार बहुत सिंपल है अगर उसको सिंपली किया जाए तो हम वही व्यापार को सिंपली अगर देखें और सिंपल तरीके से करें, कोर फंडामेंटल बेसिक को अपनी पकड़ के रखें। कोई भी व्यापार में कोर फंडामेंटल अपने बेसिक्स को पकड़ के रखें, बहुत ज़्यादा तिकड़मबाजी भी नहीं करें, तो भी हमारा व्यापार सफल हो सकता है। और वो बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि जो चीज़ के लिए हम खोल रहे हैं उसका जो प्राप्ति जिसको होती है, जो चीज़ वो उसमें जो कस्टमर आता है, जो उसका बेनिफिशियर है, जिसके वजह से मेरी दुकान चलेगी, उसको मैं वैल्यू क्रिएट करके दूं। जो मेरा ग्राहक है या जो भी मेरे से जुड़ित है उसको मैं वैल्यू क्रिएट करके दूं। ये मेरी कोर विजन और वैल्यू स्टेटमेंट है कि यार हमारा काम है कि हम दूसरे के लिए वैल्यू क्रिएट करके दें। आप लोग बोलोगे कि यार हम दूसरों के लिए करेंगे तो हमारे पास कैसे कमाई होगी? बॉस याद रखना, जब तक आप दूसरों की वैल्यू नहीं क्रिएट कर सकते हो, आपकी कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो सकती। हमारा मकसद है जिस ग्राहक को हम दे रहे हैं उसको भी फीलिंग रहे कि यार मैं स्मार्ट हूं, मैं स्मार्टली माल खरीदता हूं। चाहे मैं रिटेल में खरीद रहा हूं, चाहे मैं होलसेल में खरीद रहा हूं, चाहे मैं फैक्ट्री के लिए खरीद रहा हूं, कोई भी ग्राहक जो होता है वो अपने आप को स्मार्ट समझना जरूरी है और उसको स्मार्ट फील कराना भी जरूरी है, नंबर 1। और उसको रियल वैल्यू इंपार्ट करना भी जरूरी है। वो रियल वैल्यू हम कैसे देंगे? जब हम उन वैल्यूज को अपने अंदर लाएंगे कि सपोज ग्राहक को हमें कोई भी माल अच्छे दामों में देना है, ये एक वैल्यू होगी। ग्राहक को हमें, दूसरी वैल्यू होगी ग्राहक को हमें अच्छी क्वालिटी देनी है। तीसरी वैल्यू होगी ग्राहक को हमें अच्छे से सर्विस देनी है। तो वो जितनी भी वैल्यू सिस्टम हमको ग्राहक को देनी है वो सारी हमारे में होनी चाहिए, या हमारे सप्लायर है, जो हमारे वेंडर हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, जो प्रोडक्ट मैं बनाता हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, उन सब में वो क्वालिटी मेरे को देनी होगी। और वो क्वालिटी जब मैं दूंगा, और वो दूंगा कैसे? वो जब मैं दूंगा कैसे? मैं तब दे पाऊंगा जब मेरे साथ जो लोग काम करते हैं मैं उनके लिए भी वैल्यू क्रिएट करूं। चाहे वो मेरा एम्प्लॉई हो, चाहे वो मेरा वेंडर हो, चाहे वो मेरा इन्वेस्टर हो, चाहे वो मेरी बैंक हो, चाहे वो मेरे रिलेटिव हो, मेरे को उन सब के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। ये हमारा मकसद होना चाहिए। एंड एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू क्रिएट वैल्यू फॉर द एंटायर इकोसिस्टम, वी शुड बी प्रॉफिटेबल एंड वी विल बिकम प्रॉफिटेबल। मैं कैसे माल खरीदूं, क्या खरीदूं, कितना खरीदूं, कितना मेरे पास पड़ा हुआ है, कितना मुझे खरीदना है, कितना मैंने गोडाउन में रखा हुआ है, कितना मैंने दुकान पे रखा हुआ है, कितना मैंने कस्टमर के पास दिया हुआ है, उन सब का मेरे पास हिसाब होना चाहिए। उन सब का मेरे पास टेक्निक होनी चाहिए, उसके लिए मेरे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर मेरा व्यापार थोड़ा बड़ा है तो, अगर मेरा व्यापार छोटा है तो मैं शायद बिना टेक्नोलॉजी के भी मैनेज कर लूँ। लेकिन आज के युग के अंदर बहुत छोटे छोटे टूल अवेलेबल हैं, बहुत छोटे छोटे ऑनलाइन के अंदर पे बेसिस के ऊपर, ईयरली मंथली पेमेंट के ऊपर बहुत छोटे छोटे टूल अवेलेबल हैं। उन सब का अगर हम प्रयोग करेंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। तो मुझे एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन चाहिए जिसमें मेरा हिसाब किताब बहुत अच्छे से दिखा जाए, बहुत अच्छे से प्लस माइनस हो कि भैया मेरे पास इतना माल अंदर घुसा, इतनी तरह की वैरायटी में घुसा, इतना माल ये वाला बिक गया, इतना माल ये वाला पड़ा है, इतना माल ये वाला इतने दिन से पड़ा है, इतना माल मैंने इसको बेच दिया, मैंने जब बेचा तो कितना बिका, कितने दिन में बिका, उसकी सेल थ्रू कैसी रही। तो उससे मुझे प्रोडक्ट के बिहेवियर पता लगेंगे, उससे मुझे मेरे डिसीजन की क्वालिटी के बारे में अंदाजा लगेगा। मैं जो डिसीजन ले चुका हूं उसकी भी एक क्वालिटी है ना। हर समय मैं अच्छा डिसीजन लूंगा ये जरूरी है? नहीं है। तो 80% टाइम में बहुत अच्छा डिसीजन लूंगा, 70% टाइम में बहुत अच्छा लूंगा, 10-12% टाइम में ठीक ठीक लूंगा, लेकिन 10-12% टाइम में खराब भी लूंगा। वो हर इंसान में होता है ना। जिसका अगर 30-40% खराब होगा वो तो बाहर ही निकल जाएगा धंधे से। ये तो क्लियर है ना। तो हमें 80% तो राइट लेते ही है,
बट वो 80% को भी और बेटर कैसे करूं, मैं 10% को कम कैसे करूं। रेंट की शॉप्स में कभी कभार क्या होता है कि जब शॉप अच्छी खासी चल जा रही है, मालिक के दिमाग में आता है अब मैं अपना धंधा यहाँ जमा लेता हूँ, इसका तो जम चुके मार्केट बन गई, अब इस मार्केट का मैं फायदा उठाता हूँ, मालिक तो मैं हूँ ना। इसके लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आप जब एंट्री कर रहे हो तो आप प्रॉपर्टी के रेंटल एग्रीमेंट बनवाओगे, उस रेंटल एग्रीमेंट में क्लॉज लिखाओगे। हम भी करते हैं व्यापार, तो हम 12 साल का एग्रीमेंट करते हैं कि भैया 12 साल तक मैं रखूंगा, मुझे तकलीफ हुई तो मैं छोड़ के जा सकता हूं, तेरे को तकलीफ हुई तो तू नहीं निकाल सकता। तो लॉक इन क्या होता है, लॉक इन मैं पैसा दूंगा तो मेरे को लॉक इन साइन करनी होती है कि 2 साल नहीं जाऊंगा भाई, 2 साल नहीं जाऊंगा, उसके बाद अगर मेरा व्यापार में नुकसान हुआ तो मैं जा सकता हूं, वो नहीं मुझे छोड़ सकता है। तो एक बार मेरा अगर लीज एग्रीमेंट अच्छे से एक वकील से बनवा लिया तो लीज एग्रीमेंट अच्छा होगा तो कोई आपको नहीं निकाल सकता है। हमारी 385 दुकान चल रही है, सारी दुकान जब भी हम खोलते हैं पहले 2 महीने में ही लैंडलॉर्ड फोन करता है कि मुझे तो बेवकूफ बना दिया आपने, ऐसे ही बोलता हो, मुझे तो बेवकूफ बना दिया, मेरी प्रॉपर्टी तो 100 रुपए स्क्वायर फीट में जानी चाहिए, आपने 50 रुपए में ले लिया क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है आपके पास। तो वो तो होगा ही, बट आपके अपने एग्रीमेंट स्ट्रांग होने होंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। मानिए मेरी बात मानिए, मैं 385 दुकान चला रहा हूं, एक प्रॉपर्टी में आज तक प्रॉब्लम आई है, वो भी हम जीत गए कोर्ट से केस। So 385 properties all on lease sir, सारी प्रॉपर्टीज आपकी लीज पे। हम एक भी चीज ओन नहीं करते हैं। वाओ ब्रिलियंट। तो उसमें जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू बढ़ती है वो कहाँ जाएगी? इसीलिए क्या आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो? इन्वेस्टर तो नहीं है सर। बस तो अपने बिजनेस में अगर फोकस करना है, या तो जुआ खेलने लग जाओ, कसिनो चले जाओ, बहुत जल्दी वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसे डालो टक करके वैल्यू बढ़ जाएगी। वो तो चला भी जाएगा सर। तो इसीलिए यहां भी जा सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। नहीं, प्रॉपर्टी में तो आज दिन तक कभी घटा ही नहीं है, कभी ऐसा बढ़ा ही नहीं, नहीं है। ये हमारा बिलीफ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये भी समझना होगा कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, हम अपने व्यापार से कितना निकाल सकते हैं और प्रॉपर्टी से कितना निकाल सकते हैं। वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आपके व्यापार में अगर पोटेंशियलिटी है और आपको अगर अपना व्यापार बड़ा करना, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस को बड़ा करना है। मेरा बिजनेस को बड़ा करना मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है। अब जिस प्रॉपर्टी में मैं काम कर रहा हूं उसको मैं कभी बेचूंगा नहीं, वो तो नहीं बराबर है। बेचूंगा, नहीं तो उसकी बेचेंगे। वैल्यू बढ़ भी गई तो फायदा क्या है? उसकी वैल्यू बढ़ भी गई तो मेरे को फायदा क्या है? मेरे व्यापार को तो फायदा नहीं हुआ ना। व्यापार तो अगर व्यापार को अलग देखूं और अपने इमेजिनरी फायदे को अलग देखूं तो समझ में आएगा। व्यापार का फायदा अगर मुझे यहाँ जब बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, मेरा मानना है कि आप सब अपना व्यापार को बड़ा करना चाहते हो। जी जी जी। तो अगर आप अपना व्यापार को बड़ा करना चाहते हो तो व्यापार में पहले पैसा लगाओ, ना कि प्रॉपर्टी में। प्लस एक प्रॉपर्टी के साथ जब आप शादी कर लेते हो तो वो प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द आपकी सोच घूमती है। आप जब उस प्रॉपर्टी को खरीद लिए तो आपकी सोच उस प्रॉपर्टी के इर्द गिर्द घूमती है। आप उसके बाहर नहीं सोच पाते हो, आप उससे बड़ा सोचते हो तो आपको लगता है कि जगह नहीं है, माल कहाँ रखूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा। जब आप रेंट के मॉडल पे होते हो तो आपको आज ये छोटी है, चलो कल बड़ी ले लेते हैं, यहाँ ये तकलीफ आ रही है, चलो वहाँ अच्छी सुविधा ले लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्रॉपर्टी शुड ओनली बी वन ऑफ द फीचर। जैसे आदमी है कि भाई मैं ये आदमी के साथ काम कर रहा हूँ, ये आदमी अब इतना काम कर सकता है, इसके बाद का आदमी काम करने लायक नहीं है, तो यार हटाओ इसको, नया आदमी ले आओ, अच्छा आदमी ले आओ। तो वो हमको उस तरह से अगर हम लेंगे, अपने व्यापार के लिए एक्सेस कैपिटल होगा। जब अपने व्यापार के लिए कैपिटल एक्सेस होगा तो आपकी परचेजिंग अच्छी होगी, आपके सिस्टम्स अच्छे होंगे, आपकी मशीनरी अच्छी होगी, आपकी कॉस्ट अच्छी होगी और आपके डिसीजंस राइट होंगे। वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सर ये जो राधाकृष्ण दामानी है जो डीमार्ट के, वो ये थोड़ी अपना रहे कि भाई अपनी प्रॉपर्टी लिया फिर उसमें बिजनेस करते हैं, फिर नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी लिया उसमें अपना स्टोर लगाते हैं। तो राधा किशन दमानी जी को अगर आप जानते हैं तो राधा किशन दमानी जी बेसिकली एक इन्वेस्टर हैं। क्या है वो? इन्वेस्टर है। अगर वो इन्वेस्टर हैं तो वो अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करे या गोल्ड में इन्वेस्ट करे या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे, वो उनका व्यापार ही अलग है। वो व्यापार से वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ जो व्यापार है वो रिटेल है। तो वो जो व्यक्ति इतना पैसे वाला है कि उसको पैसा रखने की तकलीफ है, उसके लिए एकदम सही है। वो तो सर मेरा एक सवाल है, जैसे मेरा भी एक फ्रेंचाइजी बिजनेस है, मैंने 2 साल से खोला है। मैंने गुजरात में 40 फ्रेंचाइजी दे दी है। आपने बोला अहमदाबाद में आपने 10 बंद कर दी, मैंने भी 7 बंद कर दी। तो उसको आपने कैसे स्टेबल किया वो मेरे को समझो। जो मैंने बोला कि हमने अपनी गलतियों को समझा, हमारी अपनी गलतियों को समझा, हमने अपने कॉम्पिटिटर की गलतियों को भी समझा और कोशिश, एक लिस्ट बनाई कि क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं, कैसी कैसे की गलतियां कर रहे हैं। वो गलती हमने कुछ ना कुछ गलत किया होगा तभी हमको ये रिजल्ट मिल रहा है ना, ये बात तो पहले पक्का है, ये कंफर्म है, अपनी कंफर्म गलती है। अब गलती खोजना इंपॉर्टेंट है।
गलती खोज के उसके ऊपर एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, और उसका एक्शन से मैं नया और क्या करूंगा वो भी सोचना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्रिएट करना होगा, दिमाग चलाना होगा, उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एंड डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना होगा। ये नहीं चला वो दूसरा लगूंगा, ये नहीं चलेगा दूसरा और लगाऊंगा, 4 जन से राय लूंगा। जैसे आप आए हो, इतने सारे आपके साथ में गुरु लोग बैठे हुए हैं, उनसे राय लीजिए, बात करिए, अपने आप रिजल्ट निकल जाएगा। सर वहीं से एक और ललित सेकंड जी, क्वेश्चन। श्याम दिस साइड, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, हमारा साड़ी का काम है। अब सूरत में ऐसा हो गया कि आज मैंने ये जो डिज़ाइन बनाई है 1000 रुपए की, 7 दिन भी नहीं होता कि वो 800 रुपये में लॉन्च होकर मार्केट में कंपटीशन हो जाता है। तो इतना कमोडिटी हो गया हमारा साड़ी का मार्केट की 1000 रुपये की साड़ी 7 दिन नहीं, 7 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, 3 दिन के अंदर अंदर है ना मार्केट में आधी रेट के अंदर या फिर उससे 10-15-20% में कम होकर मार्केट में बिकना चालू हो जाती है। तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर हम कैसे सस्टेन करें ये जो प्राइस वॉर चलता है, स्पेशली इन कमोडिटी जैसा हम लोग टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं उसके अंदर। या तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से, या फिर दूसरा व्यक्ति नुकसान में बेच रहा है। 15-20% सस्ता कैसे बेच लेगा? या तो आप ज़्यादा मार्जिन ले रहे हो, या वो सस्ता बेच रहा है नुकसान करके, वो दोनों चीज़ संभव नहीं है। और या फिर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है। तो अपने को जिस जगह पे ज़्यादा डायनामिक कॉपी का वर्ल्ड है, आप उसे डरिए मत, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करिए। और अगर मेरी स्ट्रेंथ ये है और मेरा माल क्वालिटेटिवली बेटर है, डिज़ाइन कॉपी कर सकता है बट क्वालिटी कॉपी नहीं कर सकता सेम दाम में, सर्विस कॉपी नहीं कर सकता है सेम दाम में, स्पीड कॉपी नहीं कर सकता है सेम दाम में, तो बाकी भी बहुत फीचर होते हैं। बहुत लोग हैं मेरे बगल में, एक नहीं 20-25 कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जो मेरी दुकान को समझ के पूरी की पूरी सेम दुकान बना लिए, सारी दुकान बना लिए, सेम दुकान, सेम वेंडर, सेम लाइट, सेम गंडोला, सेम माल, सेम वेंडर के पास जाके ले आए। लेकिन क्या ये ले जाएंगे? ये तो मेरे पास ही रहेगी ना दोस्त। थैंक यू सर। तो वो मेहनत करते रहेंगे, यूनिकली काम करते रहेंगे, यूनिक प्रपोजिशन देंगे। मैं पिछली बार बोला था शहद होना चाहिए मेरे में, मधुमक्खी अपने आप भिनभिना के आएगी। एक क्वेश्चन वो मैम का लूंगा। ओके नमस्ते सर। नमस्ते। वैसे तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ पेशे से, मैं अपने पति देव के लिए पूछना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई एम रियली सॉरी। नहीं, व्हाई सॉरी? यू शुड बी क्यों? प्राउड ऑफ इट। क्यों? यू आर वर्किंग फॉर योर हस्बैंड। जी, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में कि जो उनके बेचने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसमें कई बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि चीज़ को ना बेचने के लिए मार्केट में ना वो 200 रुपये कम में दे रहा है, दोबारा क्लाइंट अपने पास नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जाता है क्लाइंट नीचे ना जाए, ठीक है, आप उसको दे दो। तो मैं कहती हूँ वाई, क्यों दे दें? आपकी सर्विस अच्छी है, आप सर्विस टाइम पे देते हो, आप मुझे भी टाइम नहीं देते हो, कस्टमर इज मस्ट कहते हो कई बारी, तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्यों अपनी दुकानदारी खराब कर रहे हो? तो एक ही चीज़ कहेंगे, कस्टमर जुटाना बहुत मुश्किल है, तू बिजनेस नहीं करती, तुझे नहीं पता। तो सर प्लीज़ मैं आपसे राय चाहूँगी, वो क्या कर सकते हैं? बहुत क्लियर है कि कस्टमर चला जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी, कस्टमर को नहीं जाना चाहिए। वो बहुत सही बोल रहे हैं, वो पहली बात है, वो बहुत सही बोल रहे हैं। कस्टमर भगवान है और एक भी भगवान मेरे से नाराज नहीं होना चाहिए। ये बात तो सब गांठ मार लो कि कस्टमर को कभी नाराज नहीं करेंगे, भगवान को कभी नाराज नहीं करेंगे। और हमें और कस्टमर बुलाना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, अपने आप को बाहर दिखाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताना पड़ेगा, अपने सर्विस क्वालिटी के बारे में बताना पड़ेगा। और वो